तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स पर आई हुई द स्क्विड गेम्स का सीजन 2। ये कहानी सीजन 1 के आगे की है। तो चलिए पहले सीजन 1 की स्टोरी का एक शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं। ये कहानी है सियोंग जी हुन नाम के एक आदमी की, जो काफी गरीब है और उसके ऊपर ढेर सारा कर्जा भी है। इन सब के चलते उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है। अब वो अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ अमेरिका शिफ्ट होने वाली है। जीहुन अपनी कंडीशन से काफी परेशान होता है। तभी एक दिन उसे एक सूटकेस वाला आदमी अपने साथ डटाकजी नाम का गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है, जिसके बदले में वो उसे पैसे देगा। कई बार हारने के बाद फाइनली जीहुन वो खेल जीत जाता और फिर वो आदमी उसे एक कार्ड देता है और बताता है कि अगर उसे इस तरह के मजेदार गेम खेलकर पैसे जीतने हैं तो उसे गेम में रजिस्टर करना होगा। जीहुन उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद उसकी आंख खुलती है तो वो एक डॉर्मेट्री में मौजूद था, जहां 455 और भी लोग मौजूद थे। वो सभी लोग ग्रीन ट्रैक सूट पहने हुए थे जिन पर कुछ नंबर लिखे थे। तभी वहां कुछ गार्ड आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उस जगह पर सभी लोग बहुत ही बुरी जिंदगी बिता कर आए हैं, इसीलिए आज उन्हें बिलियन ऑफ यॉन कमाने का मौका दिया जा रहा है। इसके लिए उन लोगों को 6 दिन में 6 गेम जीतने होंगे। उन सभी गार्ड को एक फ्रंटमैन लीड कर रहा था और उन सभी लोगों ने मास्क लगाया हुआ था जिससे उनकी पहचान ना हो सके। जीहुन प्लेयर नंबर 001 को अपना दोस्त बना लेता है, जो कि एक बूढ़ा आदमी था। यहाँ जीहुन प्लेयर नंबर 001 को अपना दोस्त बना लेता है, जो कि एक बूढ़ा आदमी था। इसके बाद वो सभी लोग पहले गेम खेलते हैं। फिर उन्हें जल्दी ही ये बात पता चल जाती है कि उस गेम में हारने वाले प्लेयर को डायरेक्टली मार दिया जाता है। पहले गेम में बहुत से लोग मारे जाते हैं, जिससे सभी वहां से जाने की डिमांड करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मेजॉरिटी कैंडिडेट वहां से जाना चाहें तो उन्हें सही सलामत वापस भेज दिया जाएगा, और होता भी ऐसा ही है। पर जब वो आदमी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाते हैं तो वो अपनी सिचुएशन से इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे कि वो वापस से उस गेम को खेलने के लिए आ जाते हैं। और फिर जब गेम दोबारा स्टार्ट होता है तो एक एक करके लोग मरते जाते हैं। फिर अंत में बचता है तो जीहुन, लेकिन इस गेम में उसने अपने कई साथियों को खो दिया है, जिस वजह से वो कसम खा लेता है कि जो भी इस गेम को चला रहा है वो उसे ढूंढ कर मार डालेगा। और इसी के बाद से ही सीजन 2 की शुरुआत होती है। पहला एपिसोड का नाम है ब्रेड एंड लॉटरी। इस कहानी की शुरुआत पिछले सीजन के एंड से होती है, जहां जीहुन एयरपोर्ट से वापस लौट जाता है। रास्ते में उसे फ्रंटमैन का कॉल आता है, जो उसे कहती है उसे अपनी बेटी के पास लौट जाना चाहिए। यहाँ जीहुन को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर फ्रंटमैन को कैसे पता कि वो कहाँ पर है, जिसका मतलब था कि वो लोग उस पर तब से नजर रखे हुए जब से वो उस गेम को खेल कर वापस लौटा है। इसके बाद वो एक कार में बैठकर सियोल जाता है, जहां एक दुकान के वॉशरूम में अपनी पूरी बॉडी को चेक करता है, और तब उसे अपने कान के पीछे एक चिप मिलती है, जिसे वो अपनी स्किन को काट कर बाहर निकाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआंग जुनहू को, जो कि पिछले सीजन में इस गेम के बारे में पता लगाने के लिए वहां गया था, लेकिन इस गेम के होस्ट ने उसे गोली मार दी। अब जून एक पुलिस ऑफिसर है। गोली लगने के बाद वो समुद्र में जाकर गिरा। वहां एक फिशरमैन ने उसे बचा लिया, जिसके बाद उसकी आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है और अब वो एक ट्रैफिक पुलिस की जॉब कर रहा है। कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन एक कपल एक स्कूटर से जा रहे होते हैं, जहां एक लड़की के हेलमेट ना लगाने की वजह से उन्हें रोक लिया जाता है। जब वो लड़की जुनहो को देखती है तो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जीहुन एक मोटल में जाता है, जहां उसे हर तरफ कैमरास लगाए थे। तभी अचानक उसकी डोर बेल रिंग होती है, पर उसे कैमरा में कोई नजर नहीं आता, और इसी पल उसके डोर के नीचे से कोई उसे गेम का कार्ड देता है। और जब वो गेट खोलता है तो उसके सामने फ्रंटमैन खड़ा था, जिसके दोनों हाथों में इसके पुराने दोस्तों के सर होते हैं, जो देखकर वो बहुत घबरा जाता है और अपनी नींद से जाग जाता है। असल में ये सब एक सपना था। पर तभी अचानक डोर बेल सच में रिंग होती है, पर उस वक्त वहां किम नाम का एक आदमी आया होता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि किम और उसकी टीम को जीहुन ने सूटकेस वाले आदमी को ढूंढने के लिए हायर किया, क्योंकि वो उस गेम को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सूटकेस वाला आदमी कौन है। ये वही आदमी है जो पहले लोगों को इस गेम में रिक्रूट करता है। वो ऐसे लोगों को चुनता है जो जिंदगी से परेशान है या फिर उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा है। फिर उनके साथ एक छोटा सा गेम खेलता है, उन्हें पैसे का लालच देता है। छोटे गेम के जीतने के बाद वो उन्हें और पैसों का लालच देकर बड़े गेम में इनवाइट करता है। अब आते हैं कहानी पर। वहीं किम उससे बताता है कि अभी तक उन्हें इस तरह का कोई भी आदमी नहीं मिला है, जिस पर जीहुन उसे और पैसे देता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस काम में लगा सके, क्योंकि साल का यही वक्त है जब वो लोग नए प्लेयर्स को इकट्ठा करते हैं
और अगर वो नहीं मिला तो उन्हें 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। किम और उसकी टीम पिछले 2 सालों से वो आदमी को ढूंढ रही है, पर उन्हें अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। जिस पर किम का राइट हैंड चोई उससे पूछता है कि कहीं जीहुन पागल तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर ऐसा कोई आदमी होता भी जो लोगों को गेम खिलाकर पैसा देता है तो वो उन्हें अभी तक क्यों नहीं मिला। जिस पर किम सभी से कहता है कि उसने जिन लोगों को पैसे उधार दिए थे वो सब अचानक से कहीं गायब हो गए, और जब जीहुन लौट कर आया उसने सभी के पैसे वापस चुका दिए, यानी कि वो सच में किसी गेम को जीत कर आया, इसीलिए उन्हें उसकी बात पर विश्वास करना होगा। इसके बाद वो अगले दिन और लोगों को बुलाने के लिए कहता है। वो सभी सनशाइन नाम की एक कंपनी में मिलते हैं, जहां किम सभी को उनके मिशन के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि जिसे भी वो सूटकेस वाला आदमी मिलेगा उसे 500 बिलियन वॉन दिए जाएंगे। जो सुनकर सभी पूरी ताकत और जोश के साथ उसे ढूंढने में लग जाते हैं। अब दिन बीत जाते हैं पर उस सूटकेस वाले आदमी का कहीं आता पता नहीं था। पर तभी एक दिन जब किम और चो एक स्टेशन पर बैठे होते हैं तभी उन्हें वो सूटकेस वाला आदमी दिखता है जो एक लड़के के दतागजी नाम का गेम खेल रहा था, जिसके बाद वो उस लड़के को वही गेम का कार्ड देकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की की गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में होती है और उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता। यहाँ हम देखते हैं कि उसे भी उस गेम का कार्ड मिला है। अब सूटकेस वाले आदमी के मिलते ही किम जीहुन को कॉल करता है और उसे सब बता देता है, जिस पर जीहुन उन्हें दूर से ही उससे फॉलो करने के लिए कहता है और खुद वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ रास्ते में स्पीड लिमिट क्रॉस करने के उसे पुलिस रोक लेती है और उसका चालान काट देती है, पर वो तुरंत ही उसे लेकर वहां से चला जाता है। जब जुनहो उसका नाम देखता है तो वो कुछ जाना पहचाना था, इसीलिए वो उसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है। वहीं किम और चोई सूटकेस वाले आदमी का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो बहुत से गरीब लोगों को लॉटरी टिकट और ब्रेड के बीच में कोई एक चीज चूज करने के लिए कहता है, जिस पर सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सभी लॉटरी टिकट को चूज करते हैं, जबकि वो सभी भूखे थे और उन्हें लॉटरी में कुछ नहीं मिलता, जिससे वो काफी निराश होते हैं। इसके बाद वो सभी के सामने बाकी ब्रेड्स जो बच गए थे उसे अपने पैरों से कुचल कर खराब कर देता है और सभी से चिल्लाकर कहता है, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये तुम लोगों ने किया है, क्योंकि तुमने ही इसे छोड़कर लॉटरी को चुना। ये चीज देखकर हमें पता चलता है कि ये सूटकेस वाला आदमी दिमाग से बहुत शातिर है, इसीलिए वो आसानी से लोगों को फंसा लेता है। अब आगे किम और चोई अकेले उसे पकड़ने का सोचते हैं, पर वो आदमी उन दोनों को मारकर उन्हें किडनैप कर लेता है। जब जीहुन वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां कोई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी किम और चोई के साथ एक रॉक पेपर सीजर गेम खेलता है और हारने वाले पर गन चलाता है, जिसमें किम जानकर हार जाता है ताकि उसके साथी की जान बच जाए और फिर उसकी वहीं मौत हो जाती है। वहीं जीहुन वापस अपने मोटेल में जाता है जहां की लाइट ऑन थी, जिससे वो समझ जाता है कि मोटेल में कोई है। अब अंदर जाने पर वहां वो आदमी उसे मिलता है जिसे वो 2 सालों से ढूंढ रहा था। जीहुन उस आदमी से अपने बॉस का नाम बताने के लिए कहता है, लेकिन ये सुनकर वो हंसने लगता है, जिस पर वो उसे अपने बॉस का पालतू कुत्ता कहता है, क्योंकि वो अपने बॉस के कहने पर लोगों को उस गेम के ट्रैप में फंसाता था। जिस पर वो आदमी उसे अपनी लाइफ स्टोरी बताता है कि किस तरह से उसने इंसानों को कचरा समझकर जलाया था, यहाँ तक कि उसने अपने खुद के पिता की भी जान ले ली, जिससे अब वो एक राक्षस बन चुका है और उसे इंसानों की इमोशन महसूस नहीं होते। यहाँ वो जीहुन के साथ एक गेम खेलने के लिए कहता है जहाँ रिवॉल्वर में सिर्फ एक ही बुलेट डालकर वो घुमाता है और अब दोनों को एक एक बार खुद पर गोली चलानी होगी। वो सोचता है कि जीहुन ये गेम सुनकर डर जाएगा, लेकिन पिछले गेम में उसने इतना सब कुछ खो दिया कि अब उसे डर का एहसास ही नहीं होता। वो दोनों बारी बारी उसे चलाते हैं, जिसमें फाइनली जीहुन बच जाता है और वो सूटकेस मैन को गोली मारकर उसकी जान चली जाती है। मतलब ये आदमी बात का पक्का था। वहीं दूसरी तरफ जुनहो अपनी इन्वेस्टिगेशन के चलते उस मोटेल के बाहर पहुंचता है जो कि जीहुन का ही था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। इसका नाम है हैलोवीन पार्टी। इस एपिसोड की शुरुआत में जुनहो मोटेल के अंदर जाता है और सभी रूम को चेक करने लगता है, जहां उसे रूम में चोई बंधा हुआ मिलता है। वो उसे जीहुन के बारे में पूछकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो जीहुन के रूम में जाकर उसे सूटकेस मैन के खून करने के इल्जाम में पकड़ लेता है, पर तभी वहां चोई आता और उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब होश में आने पर जब जुनहो को पता चलता है कि जीहुन फ्रंटमैन को ढूंढ रहा है तो वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर चोई उस पर विश्वास करने के लिए मना करता है क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर था। तो तभी जीहुन को याद दिलाता है कि जब पिछली बार वो गेम खेल रहा था तब वहाँ एक गार्ड ने उसे हुआंग इनहू के बारे में पूछा था, जो असल में जुन ही था। ये सब सुनकर जीहुन को भी ये इंसिडेंट याद आ जाता है और वो उस पर विश्वास कर लेता है
उसके बाद वो उन दोनों को वो पैसे दिखाता है जो कि उसने पिछले गेम से जीता था, और वो पैसे बहुत ही ज्यादा होते हैं। पर उन दोनों को इन पैसों का कोई लालच नहीं है, क्योंकि जुन को अपने भाई से और चोई को अपने भाई जैसे बॉस किम का बदला लेना था। अपने भाई से और चोई को अपने बॉस से जो कि उसके भाई जैसा था। इसके बाद वो उन्हें बहुत से हथियार दिखाता है जो उसने अब तक इकट्ठा किए थे। अब चोई को और भी मेंबर्स इकट्ठा करने के लिए कहता है, क्योंकि फ्रंटमैन को हराने के लिए उन्हें बहुत से लोग चाहिए थे। वहीं दूसरी तरफ हम कैंग नीयूल नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि एक अम्यूजमेंट पार्क में काम करती है। वो एक ब्रोकर के पास जाती है जिसे उसने अपनी 1 साल की बेटी को ढूंढने का काम दिया, पर ब्रोकर उसे कहता है कि एक लड़की जिसकी मां अपने सीनियर को गोली मारकर साउथ कोरिया भाग गई, उसकी बेटी कैसे ही जिंदा होगी। पर नीयूल फिर भी उसे ढूंढने के लिए कहती है और उसे पैसे भी देती है। इधर जीहुन आज भी सांग-हो की मां और चियाओल का ध्यान रख रहा है, जो कि पिछले गेम में उसके बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वो मारे गए थे। अब यहाँ पर वो भी उस ब्रोकर के पास जाता है और चोइल की मॉम को ढूंढने के लिए कहता है, जिस पर ब्रोकर ने उसे कि वो जल्दी उन्हें ढूंढ लेगा। अब एक दिन जब नीउल अम्यूजमेंट पार्क के बाहर होती है जहाँ वो काम करती है, वहाँ गाड़ी में सो रही थी, तभी उसे एक आदमी मिलने आता है जो उसे उसी गेम का कार्ड देता है, और ये वही गेम है जिसमें सभी को फंसाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चोई बहुत से एक्स आर्मी वालों को ले आया था और इस तरह उनकी एक शानदार टीम बनकर तैयार होती है। उस सूटकेस मैन की पॉकेट से उन्हें एक कार्ड मिलता है जिसमें 31 अक्टूबर को एक क्लब में उसे फ्रंटमैन से मिलने के लिए जाना था, और इस वजह से वो सभी लोग उस दिन की तैयारी करने लगते हैं। अपनी लोकेशन पता रखने के लिए जीहुन ने अपने एक दांत उखड़वा कर उसमें GPS लगवा दिया था, जिससे कि सभी उसकी लोकेशन को ट्रैक कर सके। कुछ दिनों के बाद 31 अक्टूबर का दिन आ जाता है। उस दिन उस क्लब में बहुत भीड़ थी क्योंकि वो दिन था हैलोवीन का। जीहुन और चोई एक साथ क्लब में आ गए, जिसके कुछ समय बाद बाहर बैठे जुन ने उन्हें बताया कि गेम के गार्ड वहां पहुंच चुके हैं। अब चोई को एक गार्ड ने उसके पीछे करते हुए पकड़ लिया और उसे वहीं बेहोश कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जीहुन भी एक गार्ड के पीछा करते हुए लेमोजीन के पास पहुंच गया। अब वो उसे अंदर बैठने के लिए कहते हैं। इधर जब जुन ने देखा कि जीहुन क्लब से बाहर जा रहा है तो वो और उसकी टीम उन लोगों का पीछा करने लगी। गाड़ी में जीहुन ने फ्रंटमैन से बात करना शुरू किया, जहां फ्रंटमैन ने उससे कहा कि आखिर वो उसे क्यों ढूंढ रहा है, जिस पर जीहुन कहता है कि वो ये गेम बंद करवाना चाहता है। वो ये भी कहता है कि वो लोग गरीब लोग इस सिचुएशन का फायदा इस तरह से नहीं उठा सकते। तो फ्रंटमैन उससे पूछता है कि क्या वो गरीबों का मसीहा बनना चाहता है, जिस पर जीहुन उसे खुद को एक बार फिर गेम में ले चलने के लिए कहता है। ये सुनकर फ्रंटमैन थोड़ा सोचता है, पर फाइनली वो उसकी बात मान लेता है। वहीं उसकी कार के पीछे जुनहुन की टीम उसका पीछा कर रही है, लेकिन तभी उनकी कार के टायर पर गोली चलती है, और ये चलाई थी फ्रंटमैन के आदमी ने। टायर फटने की वजह से वो जीहुन का पीछा नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीउल एक लोकेशन पर जा रही है जहां बहुत से लोग कपड़े चेंज कर रहे हैं, और वो भी अपने कपड़े चेंज करके उस गेम के एक गार्ड का कॉस्ट्यूम पहन लेती है। यानी कि वो इस गेम में एज ए सोल्जर के तौर पर एंटर कर रही है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 का नाम है 001। इसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि जब जीहुन की आंख खुलती है तो वो उसी गेम का एक बार फिर से हिस्सा बन चुका है, और उसका नंबर भी सेम था, यानी कि 456, जो कि पिछले गेम में था। यहाँ बहुत से अलग अलग टाइप के प्लेयर्स आए होते हैं। कुछ काफी पॉपुलर यूट्यूब स्टार होते हैं, वहीं कुछ बहुत ही मायूस थे। कुछ देर बाद वहां पिंक ड्रेस वाले गार्ड आते हैं, जिनका लीडर उन सभी को बताता है कि उन्हें 6 दिन में 6 गेम खेलने होंगे, और जो इस गेम को जीतेगा उसे 45 बिलियन वॉन मिलेंगे। जो सुनकर सभी प्लेयर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन तभी वो वहां के गार्ड से बदतमीजी करने लगते हैं, जिस पर गार्ड वहां मौजूद कुछ लोगों की जिंदगी के बारे में बताना शुरू करते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, उन पर कितना कर्ज है, जिसमें लगभग सभी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज होता है। और अपनी जिंदगी सच्चाई जानकर सभी शांत हो जाते। कुछ देर बाद उनसे एक कंसर्न फॉर्म साइन करवाया जाता है, और ये भी बताया जाता है कि वो लोग हर गेम के बाद ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें ये गेम खेलना है कि नहीं, लेकिन इसमें उनके साथ मेजॉरिटी का साथ होना चाहिए। अकेले इंसान इस गेम को छोड़कर नहीं जा सकता, मतलब अगर ज्यादा लोग चाहते हैं तभी वो गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद जीहुन भी कंसेंट फॉर्म पर साइन कर देता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसके दोस्त उसके दांत में लगी ट्रैकिंग डिवाइस को फॉलो करके वहां आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते जुन और चोई और उनकी टीम को उस जो ट्रैकर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे। उनके साथ कैप्टन पार्क भी था, जिसने जून की जिंदगी बचाई थी। इधर गेम में कुछ देर बाद जीहुन को उसके बचपन का दोस्त जंग बाई मिलता है, जिसे वो अपने पीछे रहने के लिए बोलता है। अब दोस्तों, जीहुन को छोड़कर सभी प्लेयर बहुत ही चिल मूड में थे,
क्योंकि उन्हें इस गेम की सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन आगे जो होने वाला है उससे उनके होश उड़ने वाले। कुछ देर बाद पहला गेम स्टार्ट होता है जिसका नाम था रेड लाइट ग्रीन लाइट। ये वही गेम था जो जी-हुन ने पिछली बार खेला था। उसी वक्त जी-हुन अपने दांत में लगी ट्रैकिंग डिवाइस को चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो डिवाइस वहां पर है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ जब जून उस ट्रैकिंग डिवाइस को लोकेशन पर पहुंचता है तो वो एक फिशमैन के पास पहुंच जाता है जिसके बॉक्स में वो डिवाइस रखी थी, पर इसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। यानी कि जी-हुन एक बार फिर से उस गेम में फंस चुका है और अब उसके एल लगने वाले। खैर तभी गेम स्टार्ट होता है, पर उसके पहले वो सभी को उसकी बात सुनने के लिए कहता है ध्यान से। ये सब फ्रंटमैन सीसीटीवी कैमरा में देख रहा था। खैर तभी गेम स्टार्ट होता है, पर उसके पहले वो सभी को उसकी बात सुनने के लिए कहता है। ये सब फ्रंटमैन सीसीटीवी कैमरा से देख रहा था। कुछ लोग उसकी बातों को सीरियसली लेते हैं और कुछ नहीं। गेम शुरू होता है, सभी भागते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर रुकते हैं, लेकिन तभी एक लड़की के फेस पर मक्खी बैठ जाती है और वो अपना हाथ हिला देती है जिससे वो डॉल उसे डिटेक्ट कर लेती है और बूम, सीधा एक गोली उसकी खोपड़ी को चीर कर निकल जाती है। ये देखकर बाकी प्लेयर डर जाते हैं और यहाँ वहां भागने लगते हैं, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जी-हुन उन्हें रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो सब डरे हुए थे। वहीं प्लेयर नंबर 230 जिसका नाम थैनोस था, वो बहुत से प्लेयर को जानबूझकर मार रहा था। गेम ये था कि सॉन्ग बजने पर उन्हें भागना है और बंद होते ही स्टैचू बन जाना था, लेकिन अगर कोई जरा भी हिला तो उनके सामने खड़ी डॉल मोशन डिटेक्टर की मदद से उन्हें पकड़ लेगी, जिसके बाद दूर बैठे स्नाइपर उन्हें मार देंगे। उन्हीं गार्ड में हम नियोल को भी देखते हैं जो कि बेरहमी से सभी प्लेयर को मार रही थी। तभी एक गार्ड प्लेयर नंबर 120 को मारने की जगह उसके पैर पर शूट करता है, जिसे जी-हुन बचाने की कोशिश करता है और वो उसे बचा भी लेता है, लेकिन बाद में नियोल उसे मार देती है। अब गेम खत्म होने के बाद सभी बहुत घबरा जाते हैं, वहां से जाना चाहते हैं, लेकिन जब गार्ड उन्हें अब तक का इनाम की रकम दिखाते हैं तो उनमें से कुछ का मन बदल जाता है, क्योंकि अब तक 91 लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से जीतने वाला प्राइज मनी था 9.1 बिलियन वॉन और हर एक प्लेयर के मरने पर 100 मिलियन वॉन यहाँ जमा होंगे। अब कुछ के मन में लालच आ जाता है, कुछ के मन में जिंदगी खोने का डर। तभी जी-हुन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें लालच नहीं करना चाहिए। इन सब बातों से जी-हुन ये बात सभी को बता देता है कि वो एक बार ये गेम जीत चुका है, जिस पर सभी कहते हैं कि अगर ऐसा है तो वो एक बार फिर से उनकी भी जीतने में मदद कर सकता है। और अंत में वोटिंग शुरू होती है। अब गेम खेलने वाले और ना खेलने वाले दोनों के वोटर्स बराबर हो जाते हैं, लेकिन अभी आखिरी वोटिंग प्लेयर बचा है जिसका नंबर है 001, जो अपना वोट ओ में देता है, यानी कि वो भी गेम को खेलना चाहता है। और इस तरह से वोटिंग की वजह से इस गेम को वापस कंटिन्यू किया जाता है। हम यहाँ एक और अचंभे करने वाली चीज को देखते हैं कि प्लेयर नंबर 001 कोई और नहीं बल्कि खुद फ्रंटमैन हुआंग ही होता है, जो कि इस गेम को चला रहा है, लेकिन वो जानबूझकर इस गेम में एक प्लेयर बनकर आया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है, इसका नाम है 6 लेग। हम देखते हैं कि जी-हुन अपने फ्रेंड जैंग बाई के साथ बैठा था और तभी प्लेयर 1 उसके पास बात करने के लिए आता है। उन दोनों के थॉट्स उस गेम को लेकर काफी अलग होते हैं, जिससे उनमें कुछ बहस भी हो जाती है। और उसी वक्त वहां कुछ और लोग आते हैं जो जी-हुन से अगले गेम के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो पहले यहाँ खेल चुका है, जिस पर वो उन्हें हनी कॉम वाले गेम के बारे में बताता है, जिसको क्रैक करने का सबसे आसान तरीका ट्रायंगल शेप को चूज करना था। वहीं दूसरी तरफ प्लेयर 333 को थैनोस और उसके साथ ही मारने लगते हैं, जो कि प्लेयर 333 एक यूट्यूबर था। उसके कहने पर ही थैनोस ने अपने सारे पैसे स्टॉक में लगा दिए थे, जिससे वो अब कंगाल हो चुका है और वो दोनों मिलकर उसे बहुत मारते हैं। तभी प्लेयर 1 आकर उनकी लड़ाई को रोकता है। उसके लड़ने की स्किल को देखकर सभी उसके लिए क्लैपिंग बजाते हैं। अब रात को जब सभी सो रहे थे तभी प्लेयर 1 जी-हुन के पास आता है, उसे एक कहानी बताता है जहां वो कहते हैं कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसे एक खतरनाक लंग डिसीज है, जिसकी वजह से उसे पैसों की सख्त जरूरत है। इस वजह से वो ये गेम जीतना चाहता है। अब हुआंग की वाइफ एक्चुअल में डेथ हो चुकी है, जो हमने सीजन 1 में देखा था, और अब वो ये झूठ क्यों बोल रहा है ये तो हमें आगे ही पता लगेगा। वहीं दूसरी तरफ जॉन सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां अपने सीनियर से मदद मांगने की कोशिश करता है, पर उसके सीनियर बिना प्रूफ के उसकी बात पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए कहते हैं। वहीं हम देखते हैं कि चोई उस फिशरमैन के साथ बैठा हुआ है जिसने जुन की जान बचाई थी। तभी अचानक वो चोई से जी-हुन के बारे में पूछता है, जिस पर बिना ध्यान दिए वो उसे सब कुछ अपने प्लान के बारे में बता देता है। इधर हम देखते हैं कि गेम में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम भी अब इलीगली चल रहा है। जो प्लेयर मारे जाते हैं, कुछ सोल्जर उनके बॉडी पार्ट को निकाल कर बेच देते हैं और उनसे पैसे बनाते हैं, पर ये लोग सोल्जर नंबर 11
सभी परेशान थे क्योंकि उसकी वजह से वो ये काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। असल में उन्हें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनकी थोड़ी जिंदगी बची हो, पर सोल्जर 11 जो कि नियोली थी वो सभी प्लेयर को डायरेक्टली मार देती थी, जिससे सभी ऑर्गन भी डेड हो जाते थे। रात में जब सभी सो रहे होते हैं तो सोल्जर 11 को बॉस बुलाते हैं, जहां वो उसका इस गलत काम में साथ देने से मना कर देती है। उसका कहना था कि हमें लोगों को मारकर उन्हें शांति देना चाहिए क्योंकि वो पहले से कर्ज में है, ना कि उनके बॉडी को बेचकर पैसे कमाना चाहिए। वहीं अगली सुबह प्लेयर नंबर 222 प्लेयर नंबर 333 से मिलने आती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी जो कि अभी भी प्रेग्नेंट है। असल में उस दिन वो हॉस्पिटल अपना अबॉर्शन करवाने गई थी, पर उसने ऐसा नहीं करवाया। अब सभी प्लेयर तैयार थे अगले गेम खेलने के लिए। जब वो अगला गेम खेलने के लिए जाते हैं तो सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये गेम हनीकॉम्ब नहीं बल्कि एक टीम गेम था, जिसके लिए उन्हें 10 मिनट में 5 लोगों की टीम बनानी थी। ये सब देखकर बाकी कंटेस्टेंट जिन्होंने जीहुन की हनीकॉम्ब वाली स्टोरी सच मानी थी वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं, पर तभी वहां प्लेयर 001 आता है, जिसे डर कर सभी चले जाते हैं। प्लेयर 1 भी जीहुन और जियांगबाई के साथ टीम बनाने के लिए तैयार था, लेकिन अभी भी इनकी टीम में 2 प्लेयर की कमी थी और फिर उनके साथ प्लेयर नंबर 388 भी जुड़ जाता है क्योंकि वो जियांगबाई के जैसे ही एक मरीन ऑफिसर था। सभी लोग अपनी अपनी टीम बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, जहां प्लेयर 388 एक और मरीन ऑफिसर को ढूंढ कर लाता है, पर तभी वहां प्लेयर 222 आती है और उन्हें उसे अपनी टीम में रखने के लिए कहती है। सभी की टीम बन चुकी है। इसके बाद उन्हें बताया जाता है कि इस गेम के लिए उन सभी टीम मेंबर के पैर आपस में बांध दिए जाएंगे। उन्हें जीतने के लिए 5 अलग अलग गेम को क्रैक करना होगा, जिसमें हर एक मेंबर को एक गेम खेलना होगा। वो गेम थे दताक जी, फ्लाइंग स्टोन, गोंग जी, जेगी और स्पिनिंग टॉप। अब ये कौन से गेम है ये आपको आगे पता चल जाएगा। इन सभी गेम को उन्हें 5 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। सबसे पहले 2 टीम एक साथ गेम खेलने के लिए आती है, जहां पहली टीम तो अच्छा खेलती है, पर वहीं दूसरी टीम फ्लाइंग स्टोन, जिसमें एक स्टोन की मदद से दूसरे स्टोन को गिराना था, उसमें ही फंसी रह जाती है। टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा था, इस वजह से उस टीम का प्लेयर 198 जो फ्लाइंग स्टोन को खेल रहा था वो डर के मारे पैंट में टॉयलेट कर देता है, पर वो आखिर में उसे क्रैक कर ही लेता है। वहीं दूसरी टीम स्पिनिंग टॉप तक पहुंच जाती है, पर अब भी उनका एक गेम बाकी था। लेकिन इसी बीच टाइम अप हो जाता है और वहां खड़े गार्ड्स उन सभी को बड़ी ही बेरहमी से गोलियों से भून देते हैं। उनमें से एक प्लेयर को जिंदा था। जब गार्ड उठाने के लिए उसे आते हैं तो नीउल उसके सामने आकर उसे पूरी तरह से मार देती है और ये देखकर बाकी प्लेयर भी बहुत सहम जाते हैं। इस तरह से बाकी टीम भी अपनी अपनी पूरी कोशिश करती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 जिसका नाम है वन मोर गेम। इसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि प्लेयर नंबर 007 जो कि अपनी बूढ़ी मदर प्लेयर नंबर 196 और नंबर 095 और नंबर 120 के साथ एक टीम बनाए हुए जो सभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वो एक एक गेम को जीते जीते सारे गेम को जीत जाते और इस तरह से उस कंपटीशन को सही से जीतने वाली पहली टीम बनती है। प्लेयर नंबर 120 इसमें सबकी बहुत मदद करती है, जिसके बाद और बहुत सी टीम इस गेम को जीतती है और धीरे धीरे वहां से बाहर चली जाती है। इस गेम में बहुत से लोगों की मौत भी हो जाती है, जिनके खून से सारा ग्राउंड लाल हो चुका था। खैर सबसे आखिर में 2 टीम बचती है, जिसमें से एक थी जीहुन की टीम। वो सभी लोग एक के बाद एक गेम आसानी से क्रॉस कर रहे थे और उनके पास काफी समय भी बच जाता है। लेकिन जब स्पिनिंग टॉप की बारी आती है, जिसमें प्लेयर 001 खेल रहा था, तो वो उसे बार बार गलत तरीके से घुमा रहा था, जिससे उनका टाइम खत्म होता जा रहा है और इसीलिए बाकी प्लेयर उस पर बहुत गुस्सा करते। तभी जीहुन उसे समझा और आराम से शांति से खेलने के लिए कहता है, जिसके बाद लास्ट गेम में प्लेयर 1 भी उसका सपोर्ट करता और इस तरह से वो लोग ये गेम जीत जाते। वहीं उनके साथ खेल रही दूसरी टीम टाइम खत्म होने पर वो गेम पार नहीं कर पाती और उन्हें मार दिया जाता है। इसके बाद वो सभी कंटेस्टेंट के साथ वापस आते हैं और उन्हें देखकर कोई भी खुश नहीं होता, क्योंकि जितने लोग मरेंगे उतना ही पैसा बढ़ता जाएगा और इसमें ज्यादा लोग नहीं मरे थे। इसके बाद जीहुन की टीम आपस में एक दूसरे का नाम एक्सचेंज करती है, जिसमें प्लेयर नंबर 388 का नाम कैंग डाई हू था और प्लेयर 222 का नाम था किम जुन ही। अब वो लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इस बार की वोटिंग में वो एक्स का बटन दबाएंगे, यानी कि वो गेम को छोड़ना चाहते हैं। जहां प्लेयर 001 और उसकी मां प्लेयर 196 की टीम में यही डिसाइड करती है कि वो भी एक्स का बटन दबाएंगे। इसके कुछ देर बाद जब पिंक गार्ड वहां आते हैं तो सभी को बताते हैं कि 2 गेम में 110 प्लेयर एलिमिनेट हुए, जिनके इनाम की रकम होती है 20 बिलियन वॉन। पर यह देखकर कोई भी खुश नहीं होता, क्योंकि उन्हें इससे ज्यादा पैसे चाहिए। जब वोटिंग शुरू होती है तो ज्यादा कैंडिडेट 0 को चूज करने लगते हैं, जिसे देखकर जीहुन आगे जाने लगता है, पर तभी प्लेयर 1 सबको आकर समझाने लगता है
कि उन्हें वहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, ये गेम उन सभी की जान ले लेगा। पर उसकी कोई भी बात सीरियसली नहीं लेता। वहां मौजूद मेजॉरिटी लोग ओ का बटन दबाते हैं, जिससे वो वोटिंग जीत जाते हैं। मतलब ये गेम अभी और आगे बढ़ेगा। यहाँ तक कि जंगबाई ओ का ही बटन दबाया था और प्लेयर 07 और प्लेयर 120 ने भी ओ को ही चूज किया था, जिससे उनकी टीम उनसे बहुत नाराज हो जाती है। अब उन सभी को 3 गेम भी खेलना होगा। वहीं दूसरी तरफ जब सभी सोल्जर अपने रूम में जा रहे होते हैं तो 2 गार्ड नियोल पर हमला कर देते हैं और उसके फेस और उंगलियों पर नाइफ से निशान बनाकर उसे काम के बीच में ना आने के लिए कहते हैं। वहीं कुछ देर बाद इधर प्लेयर 120 असल में एक ट्रांसजेंडर थी, जिसे ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे और इसी वजह से उसने भी ओ का बटन दबाया। इधर थैनस और प्लेयर 124 एक बार फिर से प्लेयर 333 को परेशान करने लगते हैं, जहां तभी जंगबाई और उसके साथी आ जाते हैं, जिससे वो बच जाता है। अब रात होने पर जी हुन अपनी टीम और बेडिंग के साथ एक बैरिकेड बनाता है। बारी बारी सभी लोग जाकर पहरा देते हैं, क्योंकि जी हुन के पहले एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्योंकि प्लेयर के मरने पर इनाम के पैसे बढ़ते जाते हैं तो कोई भी उन पर रात में हमला कर सकता है। सबसे पहले जी हुन पहरा दे रहा होता है और तभी जुंगबाई की नींद खुलती है। वो दोनों बचपन के कुछ मोमेंट याद करने लगते हैं। तभी प्लेयर 222 जो प्रेग्नेंट थी वो टॉयलेट जाने के लिए उठती है और उसके साथ वो बूढ़ी माँ और वो ट्रांसजेंडर भी टॉयलेट जाने के लिए आती है। पहले तो गार्ड उन्हें जाने से मना करते हैं, पर बहुत कहने पर वो राजी हो जाते हैं। अब वो दोनों ही इसका काफी ध्यान रखती हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन कुछ देर बाद वो प्रेग्नेंट लड़की रोने लगती है और तब वो बूढ़ी माँ उसे संभालती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोई और जुनहो को 2 बोट्स में अपने लोग लेकर उस आइलैंड को ढूंढने के लिए जा रहा है। अगली सुबह सभी कंटेस्टेंट को 3 गेम खेलने के लिए एक रूम में ले जाया जाता है, जिसका नाम था मिंगल्स, जहां सभी को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि उन्हें एक रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना है और जो भी नंबर अनाउंस होगा उतने लोगों की टीम बनानी है और सेम रूम के अंदर जाना होगा। जो बाहर बच जाएगा उन्हें मार दिया जाएगा। कुछ देर बाद गेम स्टार्ट होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड 6 जिसका नाम है OX। इसकी शुरुआत में मिंगल के उसी गेम से होती है जहां सबसे पहला नंबर होता है 10। तो सभी प्लेयर 10 लोगों के साथ एक रूम में चले जाते हैं और फिर बचे हुए लोगों को शूट कर दिया जाता है। इस तरह से बहुत सारे राउंड होते हैं, जिनमें से एक राउंड आता है जिसमें 5 लोगों का ग्रुप बनाना था। इसी में प्लेयर 007 अपनी मदर प्लेयर को छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि उस टाइम तक उसे कोई ग्रुप नहीं मिल रहा था, पर जीहुन और प्लेयर 1 उसे बचा लेते हैं। इस तरह से बहुत से लोग एक दूसरे को धोखा दे देते हैं और बहुत से लोग मारे जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये गेम इसलिए खेला जा रहा है ताकि लोगों के अंदर के भरोसे को जाना जा सके, कौन किसे धोखा देता है और उसे रूम से बाहर निकाल देता है। जब गेम का फाइनल राउंड शुरू होता है तो जंगबाई जीहुन से पूछता है कि अब कितना नंबर आएगा, जिस पर प्लेयर 1 बोलता है तो प्लेयर 1 बोलता है कि अब 2 नंबर आएगा, क्योंकि अभी 126 कंटेस्टेंट बचे हैं और टोटल रूम है 50। इसीलिए ऐसा करने से मैक्सिमम कैंडिडेट एलिमिनेट हो जाएंगे। और होता भी ऐसा ही है। सॉन्ग रुकते ही सभी प्लेयर रूम की तरफ आते हैं, जहां प्लेयर 01 और जंगबाई एक ही रूम में आते, पर वहां पहले से एक प्लेयर मौजूद था और टाइम खत्म होने की वजह से प्लेयर 1 उस प्लेयर को जान से मार देता है। इन सब के बाद वोटिंग का टाइम फिर से आता है। अब यहाँ पर बहुत से पैसे इकट्ठा हो चुके थे, इसीलिए बहुत से लोग अब वहां से निकलना चाहते हैं, पर अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो वहां और पैसे कमाना चाहते हैं। इस वजह से जब वोटिंग होती है तो जंगबाई और जीहुन को मिंगल के गेम में हुई बात के बारे में बताने की कोशिश करता है कि कैसे प्लेयर 1 ने एक प्लेयर को जान से मार दिया, लेकिन वो प्लेयर 1 के डर से कुछ बता नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ वोटिंग होती है और गेम टाई हो जाता है, जिसे उन सभी को सोचने के लिए एक दिन दिया जाता है, मतलब अगले दिन दोबारा वोटिंग होगी। अब O और X चूज करने वाले लोग अलग अलग साइड में रहते हैं और एक जंग का माहौल बन जाता है। जीहुन सोचता है कि वो दूसरे साइड के लोगों को जाकर समझाए, पर प्लेयर 1 और बाकी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुन और उसकी टीम को एक आइलैंड पर कुछ दिखता है, जिसे चेक करने के लिए वो वहां पर जाते हैं। असल में वो एक गेट की तरह लग रहा था, पर जैसे ही वो उसे खोलते हैं तो वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है, एक बड़ा धमाका होता है, जिससे उनकी टीम मेंबर मारे जाते हैं और वो फिशरमैन जो उनकी बोट पर मौजूद था वो उन्हें बार बार रुकने के लिए कहता है, पर वो लोग अभी भी आगे बढ़ते रहते हैं और खतरे से बचने के लिए जुनहो सभी को फोन इस्तेमाल करने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ थैनोस प्लेयर 125 जो कि उसकी टीम में था उसे वॉशरूम में परेशान करता है और अपना वोट चेंज करने के लिए कहता है, और अपना वोट चेंज ना करने के लिए कहता है, क्योंकि जीतने के लिए बस एक ही वोट की जरूरत है। पर तभी वहां प्लेयर 333 आ जाता है, जिसे थॉनस पहले से गुस्सा था
और जब वो 125 प्लेयर को बचाने की कोशिश कर तो थैनोस और एक और प्लेयर में बहस हो जाती है, जिससे ग्रुप ओ और ग्रुप एक्स के बीच में एक वॉर छिड़ जाती है, जिसमें थैनोस एक प्लेयर को मारने वाला होता है कि तभी वही प्लेयर उसके गले में एक चाकू घुसाकर हमला कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। काफी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। इसके बाद शुरू होता है एपिसोड 7, जिसका नाम है फ्रेंड या फो। फ्रो मतलब दुश्मन होता है। एपिसोड की शुरुआत में बहुत सी टीम एपिसोड की शुरुआत में एक्स और ओ के बीच में काफी जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसके बाद जब वो वापस आते हैं तो टीम एक्स के 2 प्लेयर मारे गए थे, वहीं टीम ओ के 3 प्लेयर, यानी कि एक्स वालों की संख्या ज्यादा थी और कल की वोटिंग में जीतकर सभी लोग अपने घर वापस जा सकते हैं। पर जीहुन को इस बात का अच्छा आइडिया था, अच्छे से आइडिया था कि रात में टीम ओ के प्लेयर उन पर जरूर अटैक करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से पैसे भी बढ़ेंगे और उनकी टीम भी जीत जाएगी। इस बात पर प्लेयर 1 सजेस्ट करता है कि उन्हें उससे पहले उन पर अटैक कर देना चाहिए, लेकिन तभी जीहुन कहता है कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए वो एक प्लान बनाते और रात को जब सभी लोग सो जाते हैं तब टीम एक्स के लोग उन पर अटैक करने के लिए आते हैं और बहुत ही बेरहमी से टीम ओ वालों का खून करने लगते हैं। अब क्योंकि उनकी टीम में बच्चे और फीमेल ज्यादा थे, इस वजह से उनकी टीम कमजोर पड़ जाती है और मारी जाती है। कुछ देर बाद जब कई लोग मारे जाते हैं तो गार्ड्स वहां आ जाते हैं और सभी को रोक लेते हैं। जब वो मरे हुए लोगों की बॉडीज को स्कैन कर रहे थे तभी अचानक जीहुन उठ जाता और वो लोग उन गार्ड्स पर अटैक कर देते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुन की बोट पर एक आदमी की रात में नींद खुलती है। जब वो डेक पर जाता है तो वहां पर उसे फिशरमैन मिलता है, जो ड्रोन के साथ कुछ छेड़खानी कर रहा था। पर उसके पूछने पर वो उसे कहता है वो देख रहा था कि उन्हें उड़ाते कैसे, जिस पर उस आदमी को उस पर शक होता है। लेकिन तभी वो फिशरमैन उस आदमी को चाकू मार देता और समुद्र में ढकेल देता है। तभी वहां चोई आता है, जिससे वो बेवकूफ बनाकर वापस रूम में भेज देता है। मतलब ये फिशरमैन भी उन गेम वालों के साथ मिला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जीहुन जंगबाई प्लेयर 1 के साथ और भी कुछ लोग अंदर आए सभी गार्ड की गन छीन लेते हैं और एक गार्ड को जिंदा पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो बाकी लोगों से उनकी मदद करने के लिए कहते हैं, पर उन लोगों में से ज्यादा लोग उनके साथ नहीं आते। अब वो लोग उस गार्ड को पकड़कर उसे ऑफिस तक पहुंचाने का रास्ता पूछते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के हेड बहुत से गार्ड को उन लोगों को रोकने के लिए भेजता है। जीहुन और उसकी टीम बहुत ही तरीके से आगे बढ़ रही थी, जिसके बाद जीहुन जंगबाई के साथ मैनेजमेंट एरिया में एंटर करता है। पर तभी वहां बहुत से गार्ड आते हैं जो उन पर अटैक करने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी गोलियां खत्म होने लगती है, जिस पर जीहुन एक गार्ड की बॉडी से गोलियां लेने की कोशिश करता है, जिसमें एक गोली उसके हाथ को छूकर भी निकल जाती है। इन सब के बाद वो लोग बैकअप के लिए कुछ लोगों को बुलाते, क्योंकि वो अकेले ऊपर नहीं जा पा रहे थे। ये सब सुनकर प्लेयर 1 अपने साथ 2 और प्लेयर को लेकर मैनेजमेंट एरिया में जाता है, जहां वो पीछे से दरवाजे से एंटर होने का प्लान करता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोगों की भी गोलियां खत्म हो रही थी, इसीलिए प्लेयर 388 को गोलियां लाने के लिए भेजा जाता है। इसी बीच प्लेयर 1, जो कि असल में हुआंग इनहू था, यानी कि फ्रंटमैन, वो अपने साथ आए दोनों प्लेयर को पीछे से मार देता है। और इधर जिस आदमी को गोली लेने के लिए भेजा गया था वो डर के मारे वहीं छुप जाता है, जिस कारण गोली खत्म होने की वजह से सभी को सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी गार्ड्स उन सभी को मार देते। वहीं जंगबाई और जीहुन को भी पकड़ लिया जाता। कुछ देर बाद वहां मास्क लगाकर फ्रंटमैन आता है, जो कि प्लेयर 01 ही था। वो जीहुन से कहता है कि देख लिया हीरो बनने का नतीजा, और इसी के साथ वो उसके बचपन के दोस्त जंगबाई को उसके सामने मार देता है। ये देखकर जीहुन को बहुत बड़ा शौक लगता है। वहीं प्लेयर 388 गोलियां कलेक्ट तो कर लेता है, लेकिन घबराने की वजह से वो उन्हें ला नहीं पाता। इसकी वजह से वो सभी लोग पकड़े जाते हैं और गेम वहीं से रेज्यूम हो जाता है। इसी के साथ ये पूरा सीजन यहीं पर खत्म होता है। अब इसके आगे कहानी हमें सीजन 3 में देखने को मिलेगी, जो कि मे भी हो सकता है कि अगले साल आए। आपको पूरा सीजन कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जी हाँ, कमेंट जरूर करिएगा। ये पूरा सीजन बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। आप कमेंट करेंगे तो हमें काफी मोटिवेशन मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।